हार्ट ऑफ द ओशन एपिसोड 122। भीगा बदन और बहकते जज्बात। सुबह श्लोक और आकांक्षा का कमरा। आकांक्षा की नजर श्लोक के सुगठित 8 पैक एब्स और उसकी चौड़ी मजबूत छाती पर जाकर ठहर गई। वो बिना पलक झपकाए एकटक उसे इस तरह घूर रही थी मानो अभी उसे कच्चा ही खा जाएगी। श्लोक ने गौर किया कि वो लड़की उसे किस कदर देख रही है। उसने अपना सिर झटका और मन ही मन कहने लगा, क्या इस लड़की को अंदाजा भी है कि ये कितनी बेशर्मी वाले काम करती है? उसने आवाज में थोड़ी कड़वाहट लाते हुए कहा, चलो अब जल्दी जाओ और फ्रेश होकर आओ। पर आकांक्षा पर इस समय आलस पूरी तरह हावी था। उसने वापस अपनी आंखें बंद कर लीं और लापरवाही से कहा, मुझे कहीं नहीं जाना। अब श्लोक के सब्र का बांध टूट रहा था और उसे गुस्सा आ गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़कर आकांक्षा को अपनी गोद में उठा लिया और सीधे वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। आकांक्षा, जो अभी तक आधी नींद में थी, श्लोक की इस अचानक की गई हरकत से पूरी तरह चौंक गई। उसने घबराकर अपने दोनों हाथ श्लोक के गले में डाल दिए और कहने लगी, अरे आप ये क्या कर रहे हैं? श्लोक ने उसे ले जाकर सीधे शावर के नीचे खड़ा कर दिया और शरारत से कहा, तुम्हारी मदद कर रहा हूं। जैसे ही ठंडे पानी की बौछारें आकांक्षा के ऊपर गिरी, उसके बदन पर मौजूद पतली सी ड्रेस पूरी तरह भीग कर शरीर से चिपक गई और सब कुछ रिवील करने लगी। श्लोक एकटक उसके उस भीगे हुए बदन को निहार रहा था, जिस पर पानी की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं और उसे अपनी तरफ खींच रही थीं। श्लोक ने अपनी तड़प पर काबू खो दिया। उसने आकांक्षा को हल्का सा धक्का देकर दीवार से सटाया और उसके बिल्कुल करीब आते हुए कहा, यह सब तुम्हारी गलती है। शावर के नीचे बढ़ता जुनून आकांक्षा ने पूरी तरह उलझन में आकर अपना सिर उठाया और उसे देखने लगी। इससे पहले कि वो अपनी सफाई में कुछ कह पाती, श्लोक ने अपनी मजबूत गिरफ्त में लेकर उसके होंठों को चूम लिया। वो खुद भी इस समय सिर्फ एक टॉवल में था और शावर का वो ठंडा पानी भी उन दोनों के शरीरों से उठती तपिश और गर्मी को शांत नहीं कर पा रहा था। श्लोक के हाथ अब उसके भीगे बदन पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और आकांक्षा ने डर और रोमांच के मारे उसके कंधों को कस कर पकड़ रखा था। वो चुंबन अब और भी डीप होता जा रहा था और देखते ही देखते एक पैशनेट स्मूच में बदल चुका था। श्लोक इस वक्त उसे आजाद करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो कुछ पलों के लिए उसके होंठों से अलग हुआ और उसके बदन पर गिर रही पानी की बूंदों को अपने होंठों से चूमते हुए साफ करने लगा। आकांक्षा की सांसें बुरी तरह फूल रही थीं और वो गहरी गहरी सांसें ले रही थीं। तभी श्लोक का एक हाथ उसके पैरों से होते हुए ऊपर की तरफ बढ़ने लगा, जिससे आकांक्षा के अंदर एक घबराहट सी होने लगी। लेकिन इस बार उसने श्लोक को बिल्कुल नहीं रोका, क्योंकि कल रात श्लोक का गुस्सा देखकर वो अच्छे से समझ गई थी कि श्लोक को उसके अंतरंग पलों में टोकना या रोकना बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे ही उसका वो जादुई हाथ उसके बेहद संवेदनशील हिस्से सनसेट पॉइंट तक पहुंचा, आकांक्षा के मुंह से एक मदहोश कर देने वाली आह निकल गई। उसकी वो मीठी और कांपती हुई आवाज सुनकर श्लोक खुद पर से पूरा कंट्रोल खो बैठा। उसने एक झटके में उसकी उस पतली सी ड्रेस को फाड़ दिया। आकांक्षा पूरी तरह हैरान और अवाक होकर उसे देखती रह गई। उसने लोक, लाज और शर्म के मारे
अपने दोनों हाथों से खुद को ढकने की कोशिश की, पर श्लोक ने बिना कोई मौका दिए उसके दोनों हाथों को पकड़ा और वापस दीवार से सटा दिया। वो दीवानों की तरह उसकी चेस्ट पर चूमने लगा। आकांक्षा शुरुआत में थोड़ा छटपटा रही थी, पर उस स्पर्श से जो गजब का एहसास उसे मिल रहा था वो उसे अंदर ही अंदर बहुत अच्छा भी लग रहा था। थोड़ी देर बाद वो पूरी तरह शांत होकर उसके सामने खड़ी रही। उसकी तेज चलती सांसों की गर्म आवाज सीधे श्लोक के कानों तक पहुंच रही थी। कुछ देर बाद श्लोक उससे अलग हुआ। उसके चेहरे पर एक गहरा सुकून था, और वही सुकून आकांक्षा के शर्म से लाल पड़ चुके चेहरे पर भी साफ दिखाई दे रहा था। श्लोक ने प्यार से उसके भीगे गालों को सहलाया और चुटकी लेते हुए कहा, अब जल्दी से यहां से भाग जाओ, वरना मैं सच में तुम्हें खा जाऊंगा। आकांक्षा उसकी इस चेतावनी से सचमुच घबरा गई। उसने बिना एक पल गवाए साइड में रखा अपना बाथरोब उठाया, उसे बदन पर लपेटा और वहां से दौड़कर बाहर भाग गई। श्लोक उसे इस तरह जाते हुए बस देखता रहा। उसने एक ठंडी आह भरी और खुद से कहा, आखिर क्यों तुम मुझे इतना ज्यादा प्रभावित करती हो कि मैं तुम्हारे सामने अपने ही किए हुए वादे भूल जाता हूं। पर कोई बात नहीं, वो पल बेहद खास होगा जब तुम पूरी तरह अपनी मर्जी से मेरी हो जाओगी, और वो दिन बहुत जल्द आएगा। लिविंग रूम का नजारा थोड़ी देर बाद घर के सभी लोग नीचे लिविंग रूम में इकट्ठा बैठे थे और बाकी बचे हुए लोगों के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वसुंधरा जी ने अपनी घड़ी देखते हुए बड़ी अम्मा से कहा, श्लोक अब तक नीचे नहीं आया? वो तो सुबह कभी इतना लेट नहीं सोता। बड़ी अम्मा ने ऊपर सेकंड फ्लोर की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, हाँ, और वो बच्ची आकांक्षा भी अभी तक नीचे नहीं आई है। ये सुनते ही लक्ष्य ने थोड़ा मुंह बनाया और बुदबुदाते हुए खुद से कहने लगा, अरे कैसे आएंगे बेचारे, रात में सोने के लिए टाइम भी तो मिलना चाहिए ना। प्रिया उसके बिल्कुल बगल में बैठी थी। उसने लक्ष्य की इस शरारती बात को सुन लिया और उसे इस तरह आंखें तरेर कर घूरा मानो वो उसकी पूरी क्रोनोलॉजी समझ गई हो। प्रिया की वो कातिलाना घूरन देखकर लक्ष्य ने तुरंत अपने होंठ सी लिए और चुपचाप बैठ गया। शाही एंट्री और जलते जज्बात। विकी चुपचाप बैठकर अपना फोन चला रहा था। वसुंधरा जी लगातार उसे ही निहार रही थी। न जाने क्या सोचकर वे उसके पास गईं और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर दिया। विकी एकदम से हैरान रह गया। अपने सिर पर अपनी सगी मां के हाथों की ममतामयी गर्माहट महसूस करने से उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। उधर वसुंधरा जी भी खुद नहीं जानती थीं कि आखिर उन्होंने अचानक ऐसा क्यों किया। उन्होंने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और असहजता मिटाने के लिए पूछा, तुम्हें रात को अच्छी नींद तो आई ना विक्की? विक्की ने खुद को संभालते हुए कहा, जी आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मेनका जी जो सारा और कीर्ति के साथ बैठी थीं, उन्होंने मुंह बनाते हुए ताना मारा, हाँ भाई, नींद तो अच्छी आएगी ही। इतने बड़े आलीशान घर के इतने बढ़िया बिस्तर पर सोने को जो मिला है विक्की को, ये सुनकर बहुत बुरा लगा। वो मन ही मन सोचने लगा कि ये औरत किस हक से ये सब बोल रही है। ये उसके अपने पिता का घर था, जिसकी नींव उसका सगा भाई रख रहा था। वो होती कौन थी उसे ऐसा नीचा दिखाने वाली? पर वो इस समय अपनी पहचान छुपाए हुए था, इसलिए कुछ नहीं बोल सकता था और चुपचाप कड़वा घूंट पीकर बैठा रहा। बड़ी अम्मा से मेनका का ये रवैया बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने मेनका को आड़े हाथों लेते हुए कहा,
अच्छा, मैं इनका एक काम क्यों नहीं करती तुम अपने उसी पुराने घर वापस चली जाओ। वहां का बिस्तर तो तुम्हें बहुत पसंद होगा ना। बड़ी अम्मा का ये करारा जवाब सुनकर मेनका जी का मुंह तुरंत बंद हो गया, क्योंकि उनका पुराना घर ज्यादा अच्छा नहीं था और काफी छोटा भी था। इंतजार और कीर्ति का शक दूसरी तरफ। सारा बार बार पीछे मुड़कर सेकंड फ्लोर की तरफ ही देख रही थी। कीर्ति उसकी तरफ थोड़ा झुकी और चुटकी लेते हुए कहने लगी, तुम्हें भाई को देखने का बहुत बेसब्री से इंतजार है ना सारा। सारा ने पूरे एटीट्यूड के साथ अपने बालों को पीछे झटका और घमंड से कहा, ऐसा कह सकती हो, पर वो खुद यहां आकर मुझे देखेगा कि कोई यहां उसका कितनी शिद्दत से इंतजार कर रहा है। कीर्ति को 50% ऐसा लग रहा था कि ये खूबसूरत डॉल जैसी दिखने वाली लड़की उसके भाई की गर्लफ्रेंड है, पर फिर उसने सोचा कि आकांक्षा जैसी सादगी से भरी बेहद खूबसूरत लड़की के अपने साथ होते हुए उसका भाई इस मेकअप की दुकान के पीछे क्यों जाएगा। ये सोचते ही कीर्ति के होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। सारा ने उसे घूर कर देखा और चिढ़कर कहा, तुम अकेले अकेले सोच क्या रही हो। उसने इतना कहा ही था कि तभी सबको सीढ़ियों की तरफ से किसी के उतरने की आवाज सुनाई दी। सबकी नजरें उधर ही घूम गईं और सामने का नजारा देखकर हर किसी का मुंह खुला का खुला रह गया। परी जैसी आकांक्षा और श्लोक का प्यार। श्लोक ने ग्रे कलर का एक बेहद शानदार 3 पीस सूट पहना था और आकांक्षा ने ग्रे और वाइट कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी। आकांक्षा के लंबे और घने बाल एक बहुत ही सुंदर चोटी में बंधे थे, जो जाहिर सी बात है कि खुद श्लोक ने ही बनाए थे। उसका चेहरा सुबह के शावर की वजह से गुलाबी चमक रहा था और उसके होंठ बेहद लाल लग रहे थे। कुछ पलों के लिए वहां मौजूद हर शख्स उस परफेक्ट कपल को देखकर सम्मोहित सा हो गया और खासकर आकांक्षा को देखकर चलते समय उसकी फ्रॉक हवा में इस तरह लहरा रही थी मानो वो साक्षात कोई परी हो। खुद श्लोक भी अपनी पत्नी से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था और नीचे उतरते समय भी लगातार सिर्फ उसे ही निहारे जा रहा था। लक्ष्य तेजी से उनके पास पहुंचा और आकांक्षा को प्यार से अपनी तरफ खींचते हुए चहक कर कहने लगा, मेरी प्रिंसेस, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। और फिर उसने धीरे से श्लोक की तरफ मुड़कर उसके कान में फुसफुसाया, भाई थोड़ा कंट्रोल कर, तेरी ही बीवी है, जितना घूरना है कमरे में घूर लेना। तुझे नहीं लगता कि नीचे खड़े सारे लोग तेरी आंखों में वो बेतहाशा प्यार देख लेंगे जो मेरी बहन के लिए बह जा रहा है। लक्ष्य की यह बात सुनते ही श्लोक ने झेप मिटाने के लिए तुरंत अपना चेहरा वापस गंभीर बना लिया। सारा की जलन और गुलाबी गाल। उधर सारा आकांक्षा की इस बेमिसाल खूबसूरती को देखकर अंदर ही अंदर बुरी तरह जल भून चुकी थी। उसने खुद को परफेक्ट दिखाने के लिए घंटों लगाकर अपने लिए ड्रेस चुनी थी और तैयार हुई थी ताकि श्लोक सिर्फ उसे अटेंशन दे, पर आकांक्षा के सामने वो इस वक्त बेहद फीकी लग रही थी और इस कड़वे सच को वो चाहकर भी झुठला नहीं सकती थी। उन दोनों के नीचे आने के बाद वसुंधरा जी आगे बढ़ी। उन्होंने प्यार से आकांक्षा के गालों पर हाथ रखा और ममता से बोली, तुम सच में बहुत प्यारी हो बेटा। तुम्हें रात को नींद तो अच्छी आई ना। नींद का नाम सुनते ही ना चाहते हुए भी आकांक्षा की आंखों के सामने सुबह का वो वॉशरूम वाला नजारा घूम गया। उसकी नजर तुरंत श्लोक पर चली गई और उसके गाल शर्म से और भी ज्यादा गुलाबी हो गए। उसने तुरंत अपना सिर नीचे झुका लिया और धीमे से कहा, जी आंटी, पूछने के लिए थैंक यू। अतीत का साया और बिखरा गुस्सा। श्लोक भी लगातार आकांक्षा को ही देख रहा था और उसके होठों पर एक बहुत ही हल्की, जो ना के बराबर दिखने वाली मुस्कुराहट तैर रही थी।
जब सब लोग डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए बैठ गए, तब श्लोक ने आसपास खाली कुर्सियों को देखकर गंभीर आवाज में पूछा, चाचा जी और सार्थक कहाँ हैं? चाचा जी के बारे में सुनते ही मेनका जी के चेहरे पर थोड़ी परेशानी और घबराहट साफ दिखने लगी। उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, तुम्हारे चाचा जी किसी काम से बाहर गए हैं और सार्थक कंपनी की एक जरूरी मीटिंग होने के कारण रात को ऑफिस में ही रुक गया था। ये सुनकर कि उसके चाचा किसी काम से बाहर गए हैं, श्लोक के हाथों की मुट्ठियां कस गईं। डार्क वर्ल्ड के उस खुफिया मीटिंग रूम में उसके चाचा भी मौजूद थे और उसने उन्हें तुरंत पहचान लिया था। भले ही वे वहां अपना भेष बदल कर आए थे, पर श्लोक उन्हें एक ही नजर में भाप चुका था। अब उसे हर हाल में ये जानना था कि उसके चाचा आखिर उस काली दुनिया से कैसे जुड़े, और सबसे बड़ा सवाल, क्या उसके पापा की मौत के पीछे भी उसी के चाचा का हाथ था? ये सब सोचते ही श्लोक के हाथों की मुट्ठियां और ज्यादा खिंचती चली गईं, जिससे उसके हाथों की हरी नसें साफ उभर कर दिखने लगी। डाइनिंग रूम में मौजूद हर शख्स महसूस कर सकता था कि कमरे का तापमान अचानक गिर रहा है और एक अजीब सी ठंडक का दबाव बढ़ता जा रहा है। सबकी निगाहें श्लोक के उस खतरनाक चेहरे पर टिक गईं, जो इस वक्त मौत से भी ज्यादा भयानक और खौफनाक दिख रहा था। टेबल पर धमाका और आकांक्षा का साहस श्लोक के दिमाग में रह रहकर बार बार वही सीन घूम रहा था, जब उसने अपने सगे चाचा को उस घिनौनी जगह पर देखा था। गुस्से और नफरत का उबाल जब हद से पार हो गया, तो उसने एक झटके में अपने सामने रखी खाने की पूरी टेबल को पलट दिया। टेबल पर सजा सारा स्वादिष्ट खाना अब फर्श पर बिखर कर चारों तरफ फैल चुका था। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा पसर गया। सब लोग सन्न होकर आंखें फाड़े श्लोक को देख रहे थे, पर किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके सामने एक भी शब्द बोल सके। लेकिन तभी उस खौफनाक सन्नाटे को चीरती हुई एक बेहद तेज और तीखी आवाज गूंजी। आकांक्षा अपनी जगह पर खड़ी हो चुकी थी। उसने श्लोक को गुस्से में घूरते हुए कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने सारा खाना नीचे गिरा दिया। आखिर आप किस बात पर इतना गुस्सा हो रहे हैं? और तो और, आपको कोई हक नहीं बनता कि आप अपना गुस्सा इस तरह दूसरों पर और अन्न पर उतारें। वहां खड़ा हर एक इंसान अपनी उंगलियों को दांतों तले दबाए आकांक्षा को देख रहा था। श्लोक वो शख्स था जिससे ऊंचे सुर में बात करने की भी कोई हिम्मत नहीं करता था, और ये साधारण सी लड़की आज उस पर सरेआम चिल्ला रही थी। श्लोक ने अपनी दहकती हुई आंखों से आकांक्षा की तरफ देखा और अपने पूरे फेफड़ों की ताकत से उससे भी ज्यादा तेज चिल्लाया, शट अप डॉक्टर साहब की तलाश। और आकांक्षा का रोना उसकी उस कड़क और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज को सुनकर आकांक्षा अंदर तक सिहर गई। उसने सहम कर अपने कदम पीछे की तरफ लिए और रोते हुए कहने लगी, मैं चुप नहीं होंगी। क्या कर लेंगे आप? मेरा ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। जब से वो यहां आई थी, उसने श्लोक के इस खौफनाक रूप को दूसरी बार देखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उसके डॉक्टर साहब बार बार इस तरह बेकाबू होकर गुस्सा हो रहे हैं। उसके डॉक्टर साहब तो हमेशा उसके साथ मजाक करने वाले, मस्ती करने वाले और खिलखिलाकर हंसने वाले इंसान थे। उसके सामने इस वक्त जो शख्स खड़ा था, वो कोई जल्लाद तो हो सकता था, पर उसके डॉक्टर साहब बिल्कुल नहीं थे। ये सब सोचते हुए उसने अपनी कांपती हुई उंगली श्लोक की तरफ उठाई और रोते हुए कहा, आप मेरे डॉक्टर साहब नहीं हैं। आप वो हो ही नहीं सकते। शायद आप पूरी तरह बदल गए हैं, पर आपने ऐसा क्यों किया? मैं अब आपसे कभी बात नहीं करूंगी। ये कहते हुए वो फूट फूट कर रोती हुई
तेज कदमों से घर के बाहर की तरफ दौड़ गई। विक्की बिना एक पल गवाए तुरंत उसके पीछे भागा, क्योंकि बाकी सब तो अभी भी डर के मारे स्टैचू बने अपनी अपनी जगह पर जमे हुए थे। लक्ष्य की समझदारी और श्लोक का दर्द। श्लोक ने अपनी मुट्ठियों को और कस लिया। आकांक्षा ही इस दुनिया में इकलौती ऐसी इंसान थी जिसके सामने आते ही श्लोक का सारा गुस्सा शांत हो जाता था और वो एक आम प्यारा इंसान बन जाता था। पर जिस रूप में आकांक्षा उसे कल से देख रही थी, वो उसके स्वभाव से बिल्कुल अलग था। श्लोक अच्छे से समझ सकता था कि इस समय आकांक्षा के दिल पर क्या गुजर रही होगी। उसने एक गहरी और भारी सांस ली। तभी लक्ष्य उसके बिल्कुल पास आया और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, श्लोक, तुझे खुद को संभालना होगा। वो बेचारी नहीं जानती कि तू इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहा है, पर तू जानता है ना कि उसके लिए तू उसका सब कुछ है। एक ऐसा खूबसूरत सपना जो उसे दुनिया की हर बुराई और दर्द से दूर रखता है। उसे मत तोड़ मेरे भाई। श्लोक ने एक बार फिर गहरी सांस ली, फिर कमरे में खड़े बाकी सब लोगों की तरफ एक सर्द नजर डाली और कहा, मैं ऑफिस जा रहा हूं। ये कहते हुए वो भारी और तेज कदमों से बाहर निकल गया। घर के अंदर का डर और सन्नाटा श्लोक के जाते ही वसुंधरा जी ने बेहद उदास होकर अपना सिर नीचे झुका लिया। बड़ी अम्मा ने आगे बढ़कर ढांढस बंधाते हुए उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, चिंता मत करो वसुंधरा, तुम्हें तो पता है ना, कभी कभी लल्ला को विक्रम और अपने पापा की याद आ जाती है। इसीलिए तो वो इस घर में आना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा और दर्दनाक यादें इसी जगह से जुड़ी हैं। वसुंधरा जी ने अपना सिर उठाया। उनकी आंखें आंसुओं से डबडबा रही थीं। उन्होंने रूंधे हुए गले से कहा, आखिर क्यों मां? पहले मेरा पति और मेरा छोटा बेटा मुझसे हमेशा के लिए छीन लिए गए, और अब मेरा ये बड़ा बेटा भी धीरे धीरे मुझसे दूर जाता जा रहा है। मैं क्या करूं? लक्ष्य ने आगे बढ़कर उन्हें सांत्वना दी और गले लगाते हुए कहा, आंटी आप प्लीज चिंता मत करिए। श्लोक आपसे बहुत प्यार करता है और ये बात आप भी अच्छे से जानती हैं। वो बस इस वक्त थोड़ी परेशानी में है। सब ठीक हो जाएगा। वसुंधरा जी ने अपने आंसू पोंछे, खुद को संभाला और प्रिया की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, अब तुम दोनों भी ऑफिस के लिए निकलो। उन्होंने प्रिया के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और फिर लक्ष्य और प्रिया भी वहां से बाहर निकल गए। उधर मेनका जी का चेहरा डर के मारे बिल्कुल काला पड़ चुका था। श्लोक का वो कातिलाना गुस्सा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो रहे थे। उन्होंने मन ही मन डरते हुए सोचा, हे भगवान, क्या होगा जब इस लड़के को ये पता चलेगा कि इस परिवार में जो भी तबाही और दिक्कतें हो रही हैं, वो सब हमारी ही वजह से हैं। वो तो हमें जिंदा दफन कर देगा। वहीं सारा का मुंह भी बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। उसने सुबह सुबह कितने अरमानों के साथ श्लोक के साथ ऑफिस जाने की प्लानिंग की थी। वो सोच रही थी कि कितना अच्छा होता अगर वो इस वक्त श्लोक की बगल वाली सीट पर बैठकर ऑफिस जा रही होती, पर यहां तो पूरा सीन ही पलट चुका था। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन हमारे YouTube चैनल ऑडियो ड्रामा पर।